हेलो एवरीवन। संडे दैट इज़ फॉर रिवीजन डे। तो संडे के इस स्पेशल रिवीजन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। 28/8 का हमारा ये सेशन है और इसको नंबर रिवीजन के लिए 902 दिया गया है। बाकी सबका 1 2 3 करके आता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ये चैनल का संक्षिप्त परिचय है। आप यदि नए हैं तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसे पॉज करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और ये हमारा रिवीजन सेशन है। हम फर्स्ट डे से ही मैंने आज काउंट किए अप्रोक्स 35 क्वेश्चन हमने इन 2 वीक में अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो ये स्लो स्टार्ट है, लेकिन नहीं चलने से धीरे चलना अच्छा है। तो ये मानकर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और वीक 1 का भी हमने क्विक रिवीजन इसमें लिया है। ये हो गई इंट्रोडक्शनरी बातें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और आप सीधा रिवीजन सेशन देख रहे हैं तो इसका शायद उतना फ़ायदा आपको नहीं हो जितना पूरे सेशंस देखने के बाद हो। तो ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके बेहतर के लिए बोल रहा हूँ कि आप यदि चाहें तो उनके गो थ्रू होने के बाद इन रिवीजन सेशंस को देखें। तो शुरुआत करते हैं हम। पहले वीक की पहली क्लास के ये 3 क्वेश्चन थे। फड़ चित्रण, और उसके बाद में राजीव गांधी एकेडमिक्स एक्सीलेंस योजना, उसके बाद में उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट के विकास कार्य। तो फड़ चित्रण की बात कर लेते हैं 50 शब्दों में। इसमें हमें ये याद रखना है कि कपड़े की पृष्ठभूमि, जिसे रेजा बोलते हैं, उस पर लोक देवताओं की शौर्य गाथा या जीवन गाथा का जो चित्रण किया जाता है उसे फड़ चित्रण कहते हैं। श्रीलाल जी जोशी, जो भीलवाड़ा शाहपुरा के हैं, जिन्हें 2006 में पद्मश्री मिला हुआ है, वे इस विधा के जाने माने कलाकार हैं। जीविकोपार्जन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसको आरजीएस बोला गया था। 200 स्टूडेंट्स इसमें 150 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं उनमें एडमिशन, और उनमें एडमिशन के दौरान वित्तीय लाभ इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। 20 अगस्त 2021 से ये शुरू हुई राजीव गांधी जी की जयंती पर। और महिला व बाल कमजोर जो आय वर्ग है उसको इसमें रिजर्वेशन है। साथ ही अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी द्वारा चयन है। मैं थोड़ा क्विक चलूंगा क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन है। उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट के विकास कार्य। तो 1958 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई और कोविड के समय इन्होंने ज्ञान सुधा, ज्ञान परख और ज्ञान दूत, ज्ञान सुधा जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ज्ञान परख जो है वो मॉक टेस्ट के लिए, और ज्ञान दूत जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नई पहल चलाई। उसके साथ ही नए महाविद्यालय और नई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। शिक्षा संबल योजना के तहत इन नए विद्यालयों में टेम्पररी बेसिस पे जो स्टाफ है वो अवेलेबल कराया गया। साथ ही नई भर्तियों के भी प्रावधान किए गए। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट के विकास कार्यों में हम काउंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने जस्ट पिछले सेक्शन में पढ़ा। उसके बाद में पुनर्जागरण का अर्थ बताना है हमें, और इटली में ही ये क्यों शुरू हुआ इसके कारण बताने हैं। तो पुनर्जागरण के बारे में यदि हम जाने तो बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन जो मध्यकालीन बंधनों से मुक्ति, तर्क व जिज्ञासा पर आधारित बौद्धिक चेतना का एक अर्थ के रूप में पुनर्जागरण को हम ले सकते हैं। ये इटली में ही क्यों शुरू हुआ? भौगोलिक स्थिति इटली की इसके लिए जिम्मेदार थी। समृद्ध नगर इटली में थे, समृद्ध मध्यम वर्ग इटली में था, और किस्तुनतूनिया पर तुर्की अधिकार हो गया, जिससे पुनर्जागरण को इटली में ही शुरू होने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये पुनर्जागरण का प्रश्न हमने शॉर्ट एंड स्वीटली देखा। आप इसको पूरा अगर देखना चाहें तो ये हमारे दूसरे सेशन में ये प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है यूरोप के पुनर्जागरण के कारण क्या थे? तो इसके कारण थे क्रूसेड्स, जो कि ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में धर्मी युद्ध थे। व्यापारिक समृद्धि के लिए ये यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। उसके साथ ही कागज व मुद्रण यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिसने भी पुनर्जागरण के कारण के रूप में भूमिका निभाई। किस्तुनतूनिया पर तुर्की अधिकार, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। मानवतावाद का विकास हुआ। उसके साथ ही मंगोल साम्राज्य, जो कि उस समय कुबलई खां के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य हुआ, जिसमें यूरोप के जो निवासी थे वो पूर्व में गए कुबलई खां के दरबार में, वहां से लौटे और अपने यात्रा वृतांत लिखे, और उन यात्रा वृतांतों से यूरोप में पुनर्जागरण के जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ।
पुनर्जागरण का प्रभाव और इसके परिणाम 100 शब्दों में हमें बताना है। प्रभाव में हम इस प्रश्न को 4 भागों में लिखेंगे। साहित्य में हुए प्रभाव, कला में हुए प्रभाव, विज्ञान में हुए प्रभाव और मानवतावादी दृष्टिकोण। साहित्य में लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा। साहित्यिक विषय वस्तु जो पहले केवल चर्च और मजहब रहता था, वो अब लोगों के व्यक्तिगत जीवन पे साहित्यिक विषय वस्तु लिखी जाने लगी। नए नए विचारक मार्टिन लूथर किंग, विलियम शेक्सपियर जैसे नए जो गद्य और पद्य के विचारक जो हैं वो देखने को मिले। इसके साथ ही दार्शनिक जो विचारक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विचारक थे, उनका भी उद्भव हमें पुनर्जागरण के दौरान देखने को मिला। कला के क्षेत्र में लौकिक विषय वस्तु, कैनवास और तेल चित्रों का प्रयोग बढ़ा। लौकिक विषय वस्तु, पहले कला के क्षेत्र में सारी विषय वस्तु मजहबी होती थी, लेकिन अब इसमें कैनवास और तेल चित्रों का प्रयोग के साथ साथ लौकिक विषय वस्तु का प्रयोग भी किया जाने लगा। विज्ञान में नए आविष्कार हुए और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। पर इसके यदि हम पुनर्जागरण के परिणाम की बात करें तो अभिव्यक्ति की भावना, भौतिकतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता और पुरातन के आडंबरों के प्रति मोहभंग को हम इसके परिणामों के रूप में देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सुधार आंदोलन की परिभाषा और 4 कारण बताने हैं। तो परिभाषा हमने सुधार आंदोलन की बताई कि किस प्रकार यूरोप में पुनर्जागरण के बाद जो तार्किक और लोगों की सोचने की क्षमता थी, उसमें चर्च के जो आडंबर थे उनका लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इन विरोधों को सुधार आंदोलन के क्रम में देखा गया। और इसके यदि हम कारण की बात करें तो पुनर्जागरण, यूरोप के राजनीति में पोप का अनावश्यक हस्तक्षेप और क्षमा पत्रियों की बिक्री का विरोध जो कि इसका तात्कालिक कारण रहा। उसके बाद में तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नए मध्यम वर्ग का उदय होना भी सुधार आंदोलन के कारण के रूप में देखा जाता है। अगले हमें कुछ टर्म्स थी जिनको 15 शब्दों में लिखना था। लिमंट व नंसिमस जो कि राज्यों पर नियंत्रण करने वाले पोप के प्रतिनिधि थे। एक्स कम्युनिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये विशेषाधिकार है जो कि पोप या चर्च के द्वारा राजा को मजहब या पद से हटा सकता था। साथ ही इंटरडिक्ट जो है वो भी एक विशेषाधिकार था जो कि पोप को प्राप्त था। इस इंटरडिक्ट विशेषाधिकार के द्वारा पोप जो है वो राज्य के चर्च को बंद कर सकता था। अगला हमारा प्रश्न था, रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रमुख विचारकों के नाम लिखने थे। इनमें हमने जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ा जो कि मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। जॉन हंस का नाम पढ़ा हमने। इरेस्मस जिन्होंने प्रेज ऑफ फूली की रचना की। लूथर जिन्होंने जर्मनी में सुधारवाद, प्रोटेस्टेंटवाद और लूथरवाद को जन्म दिया। उसके बाद सेवानसेला, ज्विंगली और कॉल्विन, ये हमने पढ़े। इसके बाद में सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण हमने पिछले सेक्शन में ही पढ़ा कि पोप लियो 10 द्वारा जो क्षमा पत्रों की बिक्री प्रारंभ कराई गई 1517 में, वो इसका सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण रहा, जिसका कि मार्टिन किंग लूथर जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने जर्मनी में पादरी टेटजेल के जो द्वारा जर्मनी में इसका विक्रय किया जा रहा था, उसका विद्रोह किया लूथर ने, और ये इसके द्वारा सुधार आंदोलन का ये तात्कालिक कारण बना। 11वां प्रश्न जो कि अगर हम सेशन देखें तो 1 2 3 चौथे सेशन में ये प्रश्न आएगा। रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रमुख कारण। तो पुनर्जागरण का प्रभाव रिफॉर्मेशन आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। चर्च में व्याप्त बुराइयां जो थी वो इसका प्रमुख कारण रहा। आर्थिक रूप से संपन्न मध्यम वर्ग का उदय, साथ ही पोप का राजनीति और न्यायिक मामलों में बढ़ता हस्तक्षेप। तात्कालिक कारण क्षमा पत्रों की बिक्री। उसके बाद में संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है पाने व काष्ठकला में। काष्ठकला में हमें बेवाण व कावड़ पर भी जिक्र करना है। तो पाने के बारे में हमने पढ़ा कि पर्व त्योहार पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र जो कि सुलभ हो और ग्रामीण इलाकों में इनका प्रचलन अधिक होने के कारण इनकी सर्वसुलभता इसके बारे में बताती है। उसके साथ ही काष्ठकला, चित्तौड़ बस्सी जो है वो अग्रणी है इसका काष्ठकला का। इसके काष्ठकला के टाइप्स में हमने मोर चोपड़ा, गणगौर, बाजोट इत्यादि के बारे में पढ़ा। फिर हमने कावड़ के बारे में पढ़ा था कि मंदिर नुमा ये काष्ठ कलाकृति है जिसके मल्टीपल डोर्स होते हैं, और उसके बाद में अंतिम में जो अधिष्ठाता जो मुख्य भगवान हो उनकी अंत में अंतिम गेट खोलने पे उनकी मूर्ति हमें दिखाई देती है।
इसी तरह बेवाड़ भी वन साइडेड गेट इसमें होता है, मतलब बाकी थ्री साइडेड जो है वो कवर्ड होते हैं। ये अनंत चतुर्दशी व झूलना एकादशी पर जुलूस में जो अधिष्ठासी जो भगवान होते हैं उनके आसन के रूप में इसको यूज लिया जाता है। जुलूस में उनकी जो मूर्ति है उसे बेवाड़ में रखकर उसका जुलूस निकाला जाता है। इसी तरह प्रोटेस्टेंटवाद व एंग्लिकनवाद पर हमारा 13वां प्रश्न है। प्रोटेस्टेंटवाद जो है वो जब स्पीयर की पंथिक सभा 1526 में हुई तो लूथरवाद और कैथोलिक जो है उसके रूप में दो परस्पर विभाजन हुए, और इन विभाजन के बाद में 1529 में दूसरी जो स्पीयर की सभा हुई उसमें भी लूथरवाद के अगेंस्ट जो है सख्त प्रस्ताव पारित किए गए, जिनका लूथरवादियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इस विरोध, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेस्ट बोलते हैं, इस विरोध से ही प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म हुआ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है एंग्लिकनवाद। एंग्लिकनवाद में जो ब्रिटेन में हेनरी थ्री नामक जो राजा था जिसका विवाह कैथरीन से हुआ। हेनरी थ्री और कैथरीन की स्टोरी हमने पढ़ी थी कि किस तरह से हेनरी और कैथरीन के बीच में विवाह विच्छेद करवाना चाहता था, और हेनरी इसके लिए पोप के पास अप्रोच करता है। पोप जो है वो इस मामले में कोई भी स्पष्ट निर्णय देने से बचता है। क्यों? क्योंकि जो कैथरीन है वो रोमन सम्राट चार्ल्स फाइव की भुआ लगती थी। तो ये भुआ लगने से जो चार्ल्स फाइव जो रोमन सम्राट है वह पोप के चर्च की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी। इसलिए पोप को लगा कि इस मामले में यदि मैं कोई स्पष्ट निर्णय लेता हूं वो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो अंततः हेनरी थ्री ने एक्ट ऑफ सुपरमेसी पारित किया और राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की। यही राष्ट्रीय चर्च आगे जाकर एंग्लिकन चर्च बने और इस पूरे आंदोलन को ब्रिटेन में एंग्लिकनवाद के नाम से जाना गया। अगला हमारा प्रश्न था प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन पर हमें टिप्पणी करनी है। तो आए दिन नए बनते जा रहे लूथरवादी राज्यों के अगेंस्ट कैथोलिकों द्वारा किए गए जो सुधार थे उन सुधारों को ट्रेंट की सभा में सूचीबद्ध किया गया। इसमें सिद्धांतगत सुधार थे, कुछ व्यवहारिक सुधार थे, और इन ट्रेंट की सभा जो थी जो 1545 से 1565 के बीच आयोजित की गई, इनमें इग्निशियस लोयला को सुधारवादी प्रमुख सुधारवादी के रूप में देखा जाता है। मृण शिल्प के बारे में यदि हम बात करें तो मांगलिक कार्यों त्योहारों में सर्वर माट जो कि इंगेजमेंट में यूज की जाती है, करवा पूजा, पंचमुखी घड़ा जो कि गंगा पूजा के समय प्रयोग किया जाता है, ये इसके टाइप्स हैं। मांगलिक कार्यों त्योहारों में ये यूज किया जाता है। ग्रामीण एरिया में चटकीले रंगों में सजी आग की पकाई मृण मूर्तियां फेमस है। मोलेला राजसमंद का ये मृण शिल्प जो है वो फेमस है। अगला हमारा सेक्शन है मांडना। अलंकृत करना, इसका शाब्दिक अर्थ है गोबर लिपि सतह पर जब चूने, गेहूं व खड़िया से उत्कीर्ण किया जाता है तो उसे मांडना बोलते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है सुधार आंदोलन के परिणामों पर संक्षिप्त टिप्पणी 100 शब्दों में। इसके द्वारा इसमें जो जो परिणाम हुए उसके बारे में हमें बताना 100 शब्दों में। पहला है ईसाई मजहब का विभाजन हुआ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। दूसरा, आर्थिक विकास इससे हुआ यूरोप का। उसके साथ ही प्रतिवादी सुधार आंदोलन भी शुरू हुए जिससे कैथोलिक ने अपने सेल्फ सुधार के आंदोलन चलाए। उसके साथ ही राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ लोगों में। गृह युद्ध जो जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में हमें गृह युद्ध देखने को मिले। साथ ही साहित्य व शिक्षा का प्रसार भी हमें इस दौरान देखने को मिला। इसके साथ ही समाज में नैतिक अनुशासन जो है वो बढ़ा। लोगों की मजहब व धर्म के प्रति नैतिकता जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली। अगला है औद्योगिक क्रांति व इससे हुए परिवर्तन। तो औद्योगिक क्रांति को हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज इक्वल टू जनसंख्या और संसाधन की वृद्धि। देन इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा मांग में वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक समृद्धि होगी। और यही आर्थिक समृद्धि जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार होगी। इससे आए हुए परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इससे मशीनीकरण बढ़ा, इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई, बैंकिंग पद्धति इससे सुविकसित हुई, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका एक सुसंगठित संगठन देखने को मिला। साथ ही यातायात जैसे कि रेल, हवाई यातायात और जहाज इत्यादियों में भी
इत्यादि में भी सुधार देखने को मिले, और जो नवीन जो आविष्कार हुए वो भी इस दिशा में देखने को मिले, जिसमें भाप के इंजन का आविष्कार और हवाई हवाई इस दौरान पूर्णतः हवाई जो यातायात था वो इस दौरान पूर्णतः विकसित नहीं था, लेकिन रेल और सड़क यातायात जो थे वो बेहतर तरीके से विकसित थे। चलिए अगला है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसे हमें 100 शब्दों में बताना है। तो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य इंग्लैंड के पास था, और मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था इंग्लैंड के पास थी। बढ़ती जनसंख्या, जो कि इंग्लैंड के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में, डेमोग्राफिक एक जनसंख्या जो है, जनसांख्यिकी जो थी, तो उसका उपयोग उन्होंने अपने श्रम बल के रूप में किया। साथ ही लोहे व कोयले की जो खानों की एक साथ उपलब्धता है वह भी एक कारक रहा जिसने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में ही शुरू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके साथ ही बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरण जो थे उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था, उनकी जो हस्तक्षेप की नीति थी वह भी इसके लिए औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आरंभ होने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियां इंग्लैंड की इसके अनुकूल थी, राजनीतिक स्थायित्व इंग्लैंड में था। कृषि क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था कि कृषि क्रांति इंग्लैंड में हुई, और इसके साथ ही वैज्ञानिक आविष्कार, पूंजी उपलब्धता और बैंकिंग प्रणाली का होना इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने के पीछे जिम्मेदार कारण में से गिना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कृषि क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग में और लौह उद्योग में आए हुए परिवर्तनों को हमें 50 वर्ड्स में कवर करना था। इसमें हमने मेनली इस क्वेश्चन में हमने कृषि क्षेत्र को कवर किया था, जब हमने बोला कि इसके बिना, कृषि क्षेत्र के बिना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन संभव नहीं थी। कृषि अब धीरे धीरे जीविकोपार्जन का साधन बनता गया, और इसके साथ ही इसमें मशीनीकरण बढ़ा और नवीन कृषि आविष्कार देखने को मिले। वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र जो कि भारत से आयात किया जाता था बना बनाया, धीरे धीरे इंग्लैंड में इसका कच्चा माल भारत से ले जाया जाने लगा, और इसके साथ ही इसमें स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। उसी तरह लौह उद्योग में इस्पात का प्रयोग बढ़ा, जिससे जो लोहे की क्षण भंगुरता थी और जो लोहे की जो महंगा होने के कारण जो उसकी लचकता थी वो इस्पात के मुकाबले कम थी। साथ ही उसकी जो जीवन काल था लोहे का वो भी इस्पात की अपेक्षा कम था, तो इसके लोहे के विकल्प के रूप में इस्पात का प्रयोग शुरू हुआ। ये भी औद्योगिक क्रांति में लौह क्षेत्र में, लौह उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और कृषि क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन हमने पढ़े। अगला प्रश्न है सांझी। सांझी जो है वो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा पार्वती जी को आराध्य मानकर किए जाने वाला पूजन। इसमें सफ़ेदी पुती हुई दीवार पर गोबर से उकेरा जाता है, और संजा कोट, इसमें हमने एक टर्म पढ़ा था जो कि होता है अंतिम 5 दिन में जो बड़ी आकृति की जो सांझी बनाई जाती है उन्हें संजा कोट कहा जाता है। अगला प्रश्न था गोदना। तो जो तीखे औजार से चमड़ी में गोद कर काला रंग भरा जाता है, इस प्रकार से किए जाने वाले देह सज्जा को गोदना कहा जाता है। पहले सुई व बबूल के कांटे से किया जाता था, आजकल इलेक्ट्रिक किया जाता है। इसमें प्राकृतिक कलर जो यूज़ किया जाता था उसमें कोयला, राख, कालिक को आक के पत्ते के रस में या तिल के तेल में मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। तो ये हमने गोदना के बारे में पढ़ा। फिर हमारा अगला प्रश्न था थेवा कला। थेवा कला जो है वो कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन बेल्जियम का रंगीन कांच इसमें प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग आभूषण, मूर्तियों आदि में प्रयुक्त किया जाता है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है वो इसके लिए फेमस था। इसके साथ ही ब्लू पॉटरी, चीन व फारस मूल की ये ब्लू पॉटरी जो है वो मूलतः इसका चीन और फारस का मूल है, और ये मुगल काल में भारत आई, और राजस्थान में महाराजा राम सिंह के समय में ये राजस्थान में आई। बर्तनों पर इसके अंतर्गत बर्तनों पर चित्रकारी कर उनमें विशेष लेप चढ़ाया जाता है। फिर उस लेप को अस्तर और ग्लेज चढ़ाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है। स्वर्गीय कृपाल सिंह जी शेखावत, जिन्हें इस विधा के लिए पद्मश्री मिला, और स्वर्गीय नाथीबाई इस विधा की जाने माने कलाकारों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर चर्चा करनी है। औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर 100 शब्दों में हमें ये चर्चा करनी है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र में हमें इस बौद्धिक क्षेत्रों में हुए परिणामों में हमें चर्चा करनी है।
आर्थिक की यदि हम बात करें तो नगरों का विकास हुआ, बैंक व मुद्रा का विकास हुआ, राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ, आर्थिक संतुलन का विकास देखने को मिला। उसके साथ ही पूंजीवाद और वाणिज्यवाद की बढ़ोतरी देखने को मिली। और राजनीतिक की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र की मांग जगह जगह उठनी शुरू हुई। श्रमिक आंदोलन इस दौरान देखने को मिले। औपनिवेशीकरण औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के युग की एक शुरुआत हुई। साथ ही संयुक्त परिवार सामाजिक यदि हम परिवर्तनों को देखें तो संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव देखने को मिला। नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नई संस्कृति देखने को मिली और बौद्धिक और उदारवादी बौद्धिक परिणाम है उनमें आर्थिक उदारवाद और समाजवाद जो है हमें वह देखने को मिला। अगला प्रश्न है नहर उन्माद, कैनल मेनिया। तो 1788 से 1796 ईस्वी तक ब्रिटेन में 40 से ज़्यादा नहर निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई। इस तरह से अधिक मात्रा में नहर निर्माण परियोजना को नहर उन्माद, कैनल मेनिया टर्म से परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है उस्ता कला। तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी व मुनवत्ती का कार्य जो कि बीकानेर में होता है, इसके लिए बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर भी राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा बनाया गया है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता जी इसके जाने माने कलाकार थे और मोहम्मद हनीफ उस्ता वर्तमान में इसमें कलाकार हैं। और वर्तमान में ये ऊंट की खाल के अलावा कांच और लकड़ी आदि पर भी इसका कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा था बंधेज। तो मनोवांछित रंगों के डिजाइन हेतु टाई एंड डाई प्रक्रिया का यूज करते हुए जो बंधेज का काम किया जाता है ये जयपुर का फेमस है। और दाबू प्रिंट की यदि हम बात करें तो अकोला चित्तौड़गढ़ जहां रंग नहीं चढ़ाना हो उस स्थान पर लई या लुगदी से दबा देते हैं। लई या लुगदी जो है जिसे दाबू भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं दाबू प्रिंट। और ये सवाई माधोपुर का मोम का दाबू, बालोतरा का मिट्टी का दाबू, सांगानेर और बगरू का गेहूं के बिंधन का दाबू फेमस है। ये अलग अलग जगह के अलग अलग दाबू जो प्रिंट है वो फेमस है। फिर हम बात करते हैं जन सूचना पोर्टल, हमें 50 शब्दों में बताना था, व जन कल्याण पोर्टल भी हमें 50 शब्दों में बताना था। जन सूचना पोर्टल के बारे में बात करते हैं। पहले आपकी सूचना आपका हक, ये इसका मोटिव है। आरटीआई एक्ट 2005 जिसकी सेक्शन 4 की उपधारा 2 जो है वो इस बारे में बोलती है कि हमें सरकार को जो बिना मांगे भी आमजन को सूचना उपलब्ध कराना है। तो उस उद्देश्य से ये पोर्टल शुरू किया गया। 13 सितंबर 2019 से ये आरंभ हुआ। कोविड-19 के दौरान इसकी प्रासंगिकता बढ़ी क्योंकि लोगों आवाजाही न हो पाने के कारण लोग घर बैठे जन सूचना पोर्टल के माध्यम से जानकारी देख सकते थे। ये इसके कीवर्ड्स थे संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए जन सूचना पोर्टल। अगला जन कल्याण पोर्टल जिसका मोटिव था जन कल्याण ही प्राथमिकता, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता। 18 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। इसके द्वारा योजनाओं की जानकारी और सरकारी योजनाओं और पोर्टल आदि की जानकारी इस पर उपलब्ध कराई जाती है। अगला हमारा प्रश्न था बादला। तो जोधपुर में पानी भरने के जिंक निर्मित बर्तनों को जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है उन्हें बादला कहते हैं। छपाई कला के बारे में बताना था हमें। सांगानेर में गुर्जन, शीशम, रोहिड़ा व सागवान की लकड़ी से बनाए गए लट्ठा या मलमल पर ये छपाई कला का कार्य किया जाता है। मुन्ना लाल जी गोयल इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। माया सभ्यता हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस की थी। माया सभ्यता जो कि मेक्सिको में मक्के की खेती आधारित अमेरिकी मूल निवासियों की एक सभ्यता थी, जिसमें कृषि आधारित जो फसल कटाई बुआई के जो त्योहार थे, उत्सव थे, वो भी आयोजित किए जाते थे। एजटेक सभ्यता जो है वो मेक्सिको की सभ्यता है जिसमें श्रेणीबद्ध समुदाय, पुरोहित व अभिजात वर्ग, राजा इसमें सर्वोच्च होता है, सूर्य इसके आराध्य देव होते हैं। साथ ही मंदिरों में सोने व चांदी का प्रयोग जो है वो इसमें एजटेक सभ्यता में देखने को मिला था। एक और सभ्यता हमने पढ़ी थी, कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी सभ्यता थी, माया सभ्यता और एजटेक सभ्यता के अलावा। तीसरा है 29वां प्रश्न है अगला हमारा 3G। 3G ये टर्म है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करना था। तो ये 3G वो टर्म है जिसने यूरोपीय लोगों को अमेरिका जाने के लिए आकर्षित किया। उस 3 रीजन्स को हम 3G बोलते हैं। पहला है गोल्ड, बहुमूल्य धातुएं, गोल्ड, सिल्वर आदि के लिए।
दूसरा है ग्लोरी, जो कि औपनिवेशिक विस्तार के लिए, जो ग्लोरी विजय के लिए जो लोग यूरोप से अमेरिका की ओर गए। और तीसरा है गॉड। गॉड से अभिप्राय है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अमेरिका में करने के लिए लोग यूरोप से उधर गए। तो ये 3G, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। अगला प्रश्न है लाख का काम। तो लाख का काम करने वालों को मणिहार कहते हैं। लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़ में लकड़ी इंद्रगढ़ में मणिहारी का कार्य जो है वो फेमस है। और जयपुर के अयाज अहमद इसके फेमस कलाकार हैं। कुट्टी के काम के बारे में यदि बात करें तो महाराजा राम सिंह के समय 1835 से 1880 जो इनका शासनकाल था, उसके समय कागज, चौक, मिट्टी, गोंद को पीस कर और उसको गलाकर लुगदी से आकृति बनाई जाती थी और उसके सूख जाने पर उस पर रंग किया जाता था। तो यह हुई कुट्टी का काम। और अगला हमारा है गलीचे व दरिया, जो कि हमें जयपुर के बारे में चर्चा करनी थी। सूत और ऊन का ताना बाना लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचा बनाया जाता है। इसमें जितना बारीक धागा व गांठें होती है उतना ही मजबूत और खूबसूरत गलीचा बनता है। गलीचा दिनों दिन गलीचा महंगा होता गया, अतः दरी का उपयोग बढ़ता गया। जयपुर, बीकानेर, नागौर व मालपुरा तथा केकड़ी की दरियां जो है वो फेमस है। जयपुर और बीकानेर के जेल की दरी बनी हुई दरियां भी फेमस है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के 4 कारण हमें बताने थे, जिसमें एक कारण हमने 3G जो कि हमने अभी डिस्कस किया, उसके साथ ही चर्च के अत्याचार यूरोप में बढ़ते जा रहे थे, यूरोप में गृह युद्ध बढ़ते जा रहे थे, और भूगोल का नवीन ज्ञान जो टॉलेमी की जियोग्राफी इत्यादि जो नवीन ज्ञान था, उससे भी लोगों की अमेरिका की तरफ जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, जिसने यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने का प्रबंध किया। अगला हमारा प्रश्न है अमेरिकी संघर्ष के कारणों पर विस्तृत चर्चा हमें करनी है 100 शब्दों में। तो इसमें सबसे पहले हमने कार्ल एल बेकर के अनुसार अमेरिका में जो क्रांति हुई, यह क्रांति उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। और इसके रीजंस जो हैं वो इस प्रकार से हैं। मात्र देश के प्रति यानी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति में कमी, यूरोप वासियों व अमेरिका वासियों में बौद्धिक जागृति, गवर्नर व स्थानीय विधान परिषद में आपस में तनाव देखने को मिला, खुला वातावरण जो अमेरिका का था वो भी जो अमेरिकी लोगों को आकर्षित कर रहा था। जो यूरोप के जो लोग अमेरिका में रह रहे थे उनको यूरोप की बनिस्बत अमेरिका में ज़्यादा खुला वातावरण मिल रहा था, जिसने उन्हें क्रांति की ओर आकर्षित किया। शुरुआती विद्रोह जो अमेरिका में हुए उनको इंग्लैंड ने दमन करने का प्रयास नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। तो ये हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों पर विस्तृत चर्चा 100 शब्दों में की थी। अगला हमारा प्रश्न है, इसके साथ ही कुछ कारण और थे। ब्रिटिश संसद और अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद होना, और इसके साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 63 का प्रभाव भी इस दौरान देखने को मिला। और सम्राट जॉर्ज III की आर्थिक नीतियां, जिसमें शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और चाय कर इत्यादि प्रमुख थे। और इसके साथ ही अगला हमने सप्तवर्षीय युद्ध जो यहाँ पर डिस्कस किया है उसे 50 वर्ड में डिफाइन किया है कि इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 1757 से 1763 के बीच ये युद्ध हुए। इनमें निर्णायक विजय इंग्लैंड को मिली। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि औपनिवेशिक सैनिकों को अपनी सैन्य शक्ति का भान हुआ। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अमेरिका अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इनफ है, जो इंग्लैंड की सैन्य शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फ्रांस के जो औपनिवेशिक क्षेत्र अमेरिका वाले जो इंग्लैंड के पास नए आए, उन नए क्षेत्रों में कैथोलिक, फ्रेंच व रेड इंडियंस की संख्या ज़्यादा थी, जिससे जो औपनिवेशिक विस्तार था वो एक तरह से रुक गया। तो ये इंग्लैंड के लिए एक तरह से सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में एक कमजोरी के रूप में सामने आए। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज III की गलत आर्थिक नीतियों पर टिप्पणी की है। तो ये हमने यहीं ऊपर 32वें प्रश्न के 8वें पॉइंट में देखा है। हमने सम्राट जॉर्ज III की आर्थिक नीतियां, जिनमें शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट हमने पढ़ा है। अगला है बोस्टन टी पार्टी। तो ये 26 दिसंबर 1773 की एक घटना है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश, उसको
चाय का एकाधिकार, अमेरिका में जो चाय के व्यापार का एकाधिकार था वो दे दिया गया, जिसका बोस्टन वासियों ने विरोध किया। और इस विरोध स्वरूप जो शिप के अंदर चाय के बॉक्सेस पड़े थे, पेटियां पड़ी थी, उन पेटियों को पलट दिया गया। और इस पलटने की घटना के को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आज का सेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरे वीक का रिवीजन है, तो आप इसे ज़रूर थोड़ा गौर से सुनिएगा। और इस सेशंस की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह जुड़े रहिए, मिलके हम इस बारे में और दिनों दिन सुधार करते रहेंगे। थैंक यू।